नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये पूछोगे कि सर आपने शनिवार को भी डिस्कशन नहीं की और वैसे संडे को छुट्टी होती है लेकिन संडे को भी आप डिस्कस कर सकते थे। देखो, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल डिस्कशन हो ही नहीं इसकी। आज भी हम थोड़ा लेट हो गए लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा और आपकी रेगुलरिटी नहीं टूटेगी। आज हमें देखो 5 इश्यूज डिस्कस करने हैं। 5 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इशू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से संबंधित। उसके बाद दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडिंग एससी स्टेटस से संबंधित। तीसरा टेक्स्ट कंटेक्स्ट का एक्शन प्लान अगेंस्ट दिल्लीज एयर पोल्यूशन। और ये आर्टिकल देखो, इसमें ना पॉइंट्स कम निकलते हैं लेकिन डिस्कस कर लेंगे 2-3 पॉइंट जो भी निकलते हैं। और एक नोबेल पीस प्राइज से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। वैसे सैटरडे को जो हमारे आर्टिकल्स रह गए थे उनको देखो हम आज तो शामिल नहीं कर सके क्योंकि ऑलरेडी आज 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आने वाले हफ्ते में हम उन आर्टिकल्स को भी शामिल कर लेंगे। तो चलिए डिस्कशन आज की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट देखो कोई भी हो सकती है। मान लीजिए स्कूल बनता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। कोई फैक्ट्री बनती है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल स्कूल बना, कोई ब्रिज बना, हाईवे बना, इससे क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन होगी स्कूल की, हाईवे की, बहुत सारा आपको पता है रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, जैसे सीमेंट, स्टील इत्यादि। अब उस सीमेंट स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रीज में ज़्यादा काम होगा। ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होगा। उसी प्रकार से हाईवे बनेगा तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम मिलेगा। अब उनको काम मिलेगा, उनके पास पैसा होगा तो उस पैसे से वो मार्केट में जाएंगे चीज़ें खरीदने के लिए। अब जिन चीज़ों को वो खरीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। उस डिमांड को जनरेट होने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज में काम होगा। उस फैक्ट्री में भी वर्कर्स को रोजगार मिलेगा। मतलब इकोनॉमी के जो पहिए हैं ना, वो चलते हैं इन्वेस्टमेंट से। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है वैसे वैसे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है। सिंपल कंसेप्ट है, समझ गए। अब क्वेश्चन ये उठता है, इन्वेस्टमेंट करे कौन? या तो सरकार इन्वेस्टमेंट करे या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। समझ गए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनीज जैसे अदानी, अंबानी, ये लोग इन्वेस्टमेंट करें। आपको पता है ना, विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टमेंट समिट चलता है जिसमें विभिन्न राज्य सरकारें उद्योगपतियों को यानी बिजनेसमैन को इनवाइट करती हैं। राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनवाइट किया था अदानी को, जिसको कांग्रेस पार्टी जिस पर आरोप लगाती है। तो बीजेपी ने आरोप लगाया, वैसे आप अदानी को गालियां देते हो लेकिन इनको आपने इन्वेस्टमेंट समिट में क्यों बुलाया? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जाहिर तौर पर विभिन्न राज्य सरकारें इन्वेस्टमेंट के लिए इसीलिए बुलाती हैं बिजनेसमैन को कि उनके राज्य में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों। इसीलिए देखो विभिन्न सरकारें ये कोशिश भी करती हैं कि प्राइवेट कंपनीज के लिए ना बिजनेस और ज़्यादा आसान हो। मतलब विभिन्न राज्यों के बीच में ना एक कंपटीशन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में आए। पिछले दिनों आपने देखा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को लेके वेदांता सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहती थी चिप्स की, तो उसको लेके कंपटीशन था। गुजरात वो कॉन्ट्रैक्ट जीत गया बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में। महाराष्ट्र को जबकि वो प्रोजेक्ट मिलने वाला था, इस बात को लेके कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई थी। लेकिन देखो हाल ही में क्या हुआ, जो हमारी वित्त मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने ना एक समिट में कहा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि आप लोग हनुमान हो, आप अपनी शक्तियां भूल गए हो, आप लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हमने आपके लिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा आसान बना दी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर दिया, 30 से लेके 22% कर दिया। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए हमने टैक्स और भी कम कर दिया। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए पहले 25% हुआ करता था, अब 15% कर दिया। बावजूद इसके आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसके जवाब में ना राइटर ये कहते हैं, देखो प्राइवेट कंपनीज वित्त मंत्री के कहने पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो तब इन्वेस्ट करेंगे जब उनको प्रॉफिट लगेगा कि हाँ हमें अब फायदा होगा, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसलिए ये जो मौका है ना बिल्कुल सही है।
सरकार के इन्वेस्ट करने के लिए, सरकार के इन्वेस्ट करने के लिए मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार देखो वैसे वाटर, सैनिटेशन, ये सब सर्विसेज तो प्रोवाइड करती ही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ये सब सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता। तो लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सरकार ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ सरकार क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे हाईवेज बनवाए, रोड्स बनवाए, ब्रिज बनवाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर को भी काम करना आसान रहे। इसके अलावा देखो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। जैसे लोग कहाँ रहेंगे, जैसे सरकार ने कॉलोनी काट दी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर दिया तो लोग वहाँ रहने लगेंगे। नया शहर सरकार बसाना चाहती है तो लोग कहाँ रहेंगे, कैसा काम करेंगे, सब कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जिस पर सरकार का इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार के फैसलों का इम्पैक्ट पड़ता है। इवन सरकार स्पेशल जोन बनाती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। तो ये सब हमने बेसिक्स डिस्कस किए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब राइटर देखो ये कहते हैं कायदे से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में काफ़ी समय से नहीं हो रही है। 2011-12 के बाद से ही ज़्यादा नहीं हो रही है। इवन सरकार ने 2019 में टैक्स काफ़ी कम कर दिया, उसके बाद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उठने का नाम नहीं ले रही है। यही तो वित्त मंत्री ने कहा कि आप लोग हनुमान हो, आप अपनी शक्तियां भूल गए हो, आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन वही बात राइटर कहते हैं, वो प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट करेंगे, वित्त मंत्री के कहने पे तो करेंगे नहीं। तो राइटर का ये कहना है, सरकार देखो एक चीज़ से ये डरती है, इन्फ्लेशन रिलेटिवली हमारे देश में अभी ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, इससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। राइटर कहते हैं देखो इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज करके, खास करके जो सीरियल्स है ना, जैसे वीट, राइस, इनको छोड़ के बाकी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हैं, एडिबल ऑयल हैं, इनकी प्रोडक्शन को अगर सरकार बूस्ट करे ना तो इन्फ्लेशन को काबू किया जा सकता है। एनी हाउ इन चीज़ों को हम, जैसे एडिबल ऑयल है, इसको इंपोर्ट भी काफ़ी करते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जाता है, तो इन चीज़ों की प्रोडक्शन को सरकार को बूस्ट करना चाहिए, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। फिर सरकार को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, कई बार देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ना रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। वेस्टेज तब होता है, मान लीजिए जिन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करना है वो प्रोजेक्ट्स ठीक से नहीं डिसाइड किए गए, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स ने वोट बैंक को देखते हुए प्रोजेक्ट्स डिसाइड कर लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट में करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो सरकार को ये चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट किया जाए जिससे वास्तव में इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हमने फ्राइडे के आर्टिकल में डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि सेम इनपुट में आप आउटपुट कितना इंक्रीज कर सकते हो। इसके साथ साथ सरकार स्टेट्स को भी फंड्स ट्रांसफर कर सकती हैं, टाइड फंड्स, मतलब परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाले फंड्स, मतलब जैसे जैसे जिस स्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा है उसको ज़्यादा फंड, ऐसा कुछ। क्योंकि ना स्टेट गवर्नमेंट्स ज़्यादा अच्छे से उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं जिससे प्राइवेट कंपनीज के लिए भी बिजनेस करना और ज़्यादा आसान हो जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा ट्रांसफर करना चाहिए कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर देखो अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करे प्राइवेट कंपनीज के लिए। जैसे एक आरोप राइटर लगाते हैं जो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है कई बार सरकार के द्वारा, तो इससे जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स है ना उनके मालिकों को भी डर लगने लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट खतरे में ना आ जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो, जस्टिस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब आप पूछोगे जस्टिस सिस्टम का क्या लेना देना इन्वेस्टमेंट से? देखो सीधा सीधा लेना देना है। मान लीजिए कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, उस कंपनी का झगड़ा हो जाता है किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन को लेके, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कौन करवाएगा? जुडिशरी करवाएगी या फिर आर्बिट्रेशन जो कोर्ट्स हैं वो करवाएंगी। तो इसलिए जस्टिस सिस्टम भी मदद करता है। अब मान लीजिए कोई केस है सालों साल लटकता रहता है, तो प्राइवेट कंपनीज के मन में क्या आएगा? जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आने वाली हैं उनको लगेगा कि यार इंडिया में तो ना कोई मामला उलझ जाए ना तो जुडिशरी में सोल्व होने में बरसों लग जाते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट डालती हैं। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करे, लेकिन इसके साथ साथ अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक्शन प्लान अगेंस्ट दिल्ली एयर पोल्यूशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो इतना है, रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की फर्स्ट स्टेज इंप्लीमेंट की जा चुकी है। आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया होगा, ये रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या, जिसका छोटा नाम है ग्रैप, GRAP। देखो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। कहां से ओरिजिनेट हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि दिल्ली और एनसीआर में हर साल सर्दियों में जो पोल्यूशन आ जाता है, इससे कैसे टैकल किया जाए। तो ये प्लान अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बाद में इसे नोटिफाई कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 12 जनवरी 2017 को। एक्चुअली मैं आपको बताऊं लॉजिक इस प्लान को बनाने का होता क्या था। हर साल जैसे सर्दियों में इस प्रकार का पोल्यूशन आ जाता था, तो ना सरकारें, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एड हॉक एक्शन लेती थी। खास करके दिल्ली की सरकार कि व्हीकल्स चलने बंद हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी। सब कुछ एड हॉक बेसिस पे चलता था, कोई निश्चित पैरामीटर नहीं था। तो ना ये एक्शन प्लान बना दिया गया कि सरकारें एक्शन लें देरी से, उससे अच्छा ये है कि हम एयर क्वालिटी के बेस पे डिसाइड कर लें कि अभी एयर क्वालिटी इतनी खराब है तो फर्स्ट स्टेज इंप्लीमेंट हो जाएगी। एयर क्वालिटी और ज्यादा खराब हो गई तो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की सेकंड स्टेज इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी सेकंड स्टेज में प्लान में जो एक्टिविटीज बोली गई हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी। फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज। जैसे जैसे एयर क्वालिटी बिगड़ती है ना, तो अपने आप से वो प्लान उस स्टेज के हिसाब से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको लगेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से मतलब क्या है। पहले ये देख लीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर स्कोर 201 से 300 के बीच में है तो स्टेज 1 इंप्लीमेंट, प्लान का स्टेज 1 इंप्लीमेंट। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर और खराब हुआ तो स्टेज 2 इंप्लीमेंट, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज। समझ गए? जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 6 अक्टूबर को ना एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर 201 से 300 के बीच में आ गया, तो फर्स्ट स्टेज, प्लान का फर्स्ट स्टेज अपने आप इंप्लीमेंट हो गया। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्पेसिफिक साइट्स पर, हर जगह नहीं, स्पेसिफिक साइट्स पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज, तोड़फोड़ चलती है ना घरों में, मतलब घर बनता है, उन सब पर रोक लगा दी गई स्पेसिफिक साइट्स पर। इसके अलावा एजेंसीज को बोला गया वो साइट्स जहां पे देखो कूड़ा गिरा जाता है, डंपिंग साइट्स, जैसे पूरे मोहल्ले का कूड़ा एक जगह पे फेंक दिया, यहां पे सारा कूड़ा हटा लो, ये इंप्लीमेंट हो जाता है स्टेज 1 में। और ओपन लैंड में अब कूड़ा नहीं गिरा जाएगा। इसके अलावा अगर देखो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को या फिर बायोमास को जलाया जाता है ओपनली, जैसे कुछ ठेकेदार जला देते हैं, तो उन पे हैवी फाइन लगाया जाएगा। रोड को मैकेनिकली साफ किया जाएगा, पानी का छिड़काव किया जाएगा, पटाखों पर बैन लग जाएगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सब होता है स्टेज 1 में। अब मान लीजिए कुछ ज्यादा स्कोर खराब हो जाता है सेकंड स्टेज में, तो उसके बाद फिर ये सब हो जाता है। रोड का जो साफ सफाई है वो डेली होने लगती है मशीनों की सहायता से। पानी का छिड़काव भी अल्टरनेट डे में होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि डस्ट को स्प्रेस किया जा सके, डस्ट हवा में ना उड़े। अथॉरिटीज ये इंश्योर करती हैं पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड रहे, पावर सप्लाई के कट ना लगे, क्योंकि कट लगते हैं तो लोग फिर जनरेटर इस्तेमाल करते हैं जिससे धुआं एमिट होता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर और ज्यादा खराब हो जाता है, 401 से 500 के बीच में आ जाता है, सॉरी 401 से 450 के बीच में आ जाता है, यानी हवा बहुत खराब, तो फिर क्या होता है, तीसरी स्टेज में देखो रोड्स की जो क्लीनिंग है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होती है, पानी का छिड़काव डेली होता है, अल्टरनेट डे पर नहीं, डेली। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए टिकट्स के रेट कम किए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें। इसके साथ साथ सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन लगाया जा सकता है, एक्सेप्ट अगर कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, एयरपोर्ट या फिर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, इनको छोड़ के सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन लगाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं पुराने इंजन्स पर, जैसे भारत स्टैंडर्ड 3 पेट्रोल के इंजन्स हैं उन पर, BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, इन पर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि ये सड़कों पर नहीं चल सकते। इसके बाद देखो इससे भी ज्यादा, मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर 450 से भी इंक्रीज हो गया, फिर तो देखो जो दिल्ली में ट्रक्स वगैरह आते हैं उनकी एंट्री पर बैन लग सकता है। अगर कोई एसेंशियल कमोडिटी लेके आ रहा है तो वो अलग बात है। इसके अलावा
फोर व्हीलर डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको बैन किया जा सकता है। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस के लिए चल रहा है तो अलग बात है। हर प्रकार की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को रोका जा सकता है। इसके बाद इवन पब्लिक ऑफिस में, म्यूनिसिपल बॉडीज में और प्राइवेट ऑफिस में अलाउ किया जा सकता है कि सिर्फ 50% एम्प्लॉइज काम करेंगे, जैसे देखो कोविड के समय होता था। और कुछ और इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे स्कूलों को बंद कर दिया जाए, नॉन इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए और OD1 के हिसाब से व्हीकल चलें। तो ये सब काम किए जा सकते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर 450 से भी ऊपर चला जाता है। ये सारी स्टेजेस देखो पहले से इसलिए तय की गई थी, सरकार ना पोल्यूशन बढ़ने पर एकदम से एड हॉक बेसिस पे काम ना करे, और जैसे मतलब पहले से प्लान तैयार हो कि हाँ ये हो रहा है, अब ये स्टेज अपने आप इंप्लीमेंट हो जाए, सरकार की इसमें डिस्क्रिशन कम से कम हो। क्योंकि सरकार कई बार ना वोट बैंक को देखते हुए या फिर अपनी इमेज को देखते हुए फैसले लेती है, और पोल्यूशन कई बार फिर उससे और ज़्यादा बढ़ता जाता है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टेक्स्ट कंटेक्स्ट का, मेनली इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल शेड्यूल कास्ट के स्टेटस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो बेसिक्स की बात पहले करते हैं। आप एक बात बताइए, अभी कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट से आता है, हिंदू धर्म में है, लेकिन वो हिंदुइज्म को छोड़ देता है, वो इस्लाम में आ जाता है या फिर क्रिश्चियनिटी में आ जाता है, तो क्या उस पर्सन को एससी का स्टेटस मिलेगा जॉब के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए? अभी नहीं मिलता है। लेकिन मांग ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है, वो क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम में आ गए हैं, तो उनके साथ भी पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही था ना, और हो सकता है नए धर्म में भी उनको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा हो। तो क्या उनको एससी होने का जो लाभ मिलता है रिजर्वेशन में, मतलब जो एफर्मेटिव एक्शन है, सरकार पास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने की कोशिश करती है, वो लाभ दूसरे धर्मों के कन्वर्ट्स को मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? तो ये डिसाइड करने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स का एक कमीशन गठित किया है, जिसका हेड बनाया गया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन को। अब देखो राइटर ये बोलते हैं, इस कमेटी के सामने सबसे बड़ा तो इशू ये होगा कि जो भी ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी ना, उस पर पॉलिटिक्स हो सकती है। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है, जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर दिया है ना, मान लीजिए जो पहले हिंदुइज्म में था, अब वो इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी में चला गया है, तो उसको धर्म चेंज करने के बाद भी अगर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा ना, तो इससे तो बल्कि कन्वर्जन और ज़्यादा होंगी। अभी ना ये डेटरेंस का काम करता है। जैसे कुछ लोग अपने धर्म को इसलिए नहीं कन्वर्ट करते कि हमारा स्टेटस चला जाएगा शेड्यूल कास्ट का, लेकिन अगर दूसरे धर्म में जाके भी एससी का स्टेटस मिलेगा तो कन्वर्जेंस के जो प्रयास हैं वो बढ़ जाएंगे। ये एक बड़ा इशू है। दूसरा, जो ऑलरेडी अभी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उनकी एक बड़ी शिकायत है कि अगर देखो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हो गए उनको भी आप एससी का स्टेटस दोगे, तो मतलब ऑलरेडी जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको भी, तो ना शेड्यूल कास्ट का दायरा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दायरा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है, ओबीसी में है। तो मतलब जो जेन्युइन शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, उनको रिजर्वेशन का नाम नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी दिया जाता है, देखो रिजर्वेशन देने का एक रीजन यही था ना, हिंदू धर्म में जैसे पास्ट में बहुत एट्रोसिटीज हुई थी, कुछ लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म ही छोड़ दिया, दूसरे धर्म में चले गए, तो फिर उस चीज़ को एड्रेस करने की जरूरत है या फिर नहीं है, इस बात पर भी डिबेट होती है। समझ गए? मतलब पास्ट में जैसे हिंदुइज्म में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन उन लोगों ने अपना धर्म अब छोड़ ही दिया, वो हिंदू रहे ही नहीं, तो फिर क्या उनको इस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इस कमीशन को हेड किया गया था रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के द्वारा। इन्होंने भी इस इशू को एग्जामिन किया। इन्होंने 2007 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि हाँ, दलित, सभी धर्मों के जो दलित हैं उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलना चाहिए। बेशक उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लिया है, तो भी इस रिपोर्ट में यह कहा गया था शेड्यूल कास्ट स्टेटस को ना सिर्फ हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, अभी इन 3 धर्मों से जोड़ के देखा जाता है शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को, मतलब इन 3 धर्मों में एससी स्टेटस मिलता है। तो 2007 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को सिर्फ इन 3 धर्मों से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, बल्कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये लागू होना चाहिए। वहां पर भी बेशक कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं, उनको मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट का स्टेटस।
इसके बाद लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये पहली बार नहीं है जब इशू हमारे देश में सुर्खियों में है। इससे पहले भी कोर्ट ने सेंटर से काफ़ी बार पूछा है कि आप इस इशू पर अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। जैसे 1985 में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर एग्री हो गई थी कि जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है वो देखो दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के बावजूद भी जारी रह सकता है। जैसे कोई ऐसी स्टेटस था किसी के पास में, वो हिंदू था, उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ पर भी उसके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन जारी रह सकता है। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इनफ मटेरियल नहीं है, मतलब इनफ एविडेंस नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि कन्वर्जन के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद बालकृष्णन कमीशन से जो अभी कमीशन गठित किया गया है ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में, इनको ना ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप ये चीज़ें एग्जामिन कीजिए कि वो दलित जो कन्वर्ट कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, उनके सोशल स्टेटस पर क्या असर पड़ता है, क्या वहाँ पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, और उनको अगर एससी स्टेटस दिया जाए तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें दी गई हैं के.जी. बालकृष्णन कमीशन को, इन चीज़ों पर उनको पता लगाना है और रिकमेंडेशंस देनी है सुप्रीम कोर्ट को। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पीस प्राइज पॉलिटिक्स से संबंधित है या नोबेल पीस प्राइज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? देखो 3 लोगों ने शेयर किया है, सारे लोग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। सबसे पहले है एलिस बिलियस्की, उसके बाद मेमोरियल, उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। क्या काम किया इन्होंने? देखो इन्होंने ना रशिया और रशिया के जो अलाइ कंट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल बेलारूस, वहां पर एट्रोसिटीज को उजागर करने का काम किया। मतलब एक प्रकार से आरोप भी लग रहे हैं कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज रशिया और रशिया के अलाइ कंट्रीज में जो सरकारें हैं उनके खिलाफ जाके दिया गया है, उनको ह्यूमिलिएट करके दिया गया है कि नोबेल पीस प्राइज में पॉलिटिक्स हो गई है। पिछली बार भी जिनको दिया गया था ना 2021 में, दिमित्री मुराटोव, ये भी रशिया में पुतिन के अगेंस्ट बोलते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते थे, इनको दिया गया था। तो 2 बार हो गया लगातार रशिया के अगेंस्ट, आप कह सकते हो ये पीस प्राइज दिया जा रहा है। जो रशिया की सरकार के अगेंस्ट एट्रोसिटीज को उजागर करने का काम करता है उनको दिया जा रहा है। इसी वजह से पॉलिटिक्स हो जाती है कि वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पर काम कर रही है नोबेल पीस प्राइज कमेटी, जो डिसाइड करती है किसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। क्या किया है वैसे इन्होंने, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें मेमोरियल की, इनको क्यों मिला है? मेमोरियल देखो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 के बाद से ही इस इशू पे काम कर रही है कि रशिया की सरकारों के द्वारा, जो भी सरकारें आई, जैसे अभी तो पुतिन का रूल है, इनके द्वारा जनता के ऊपर क्या एट्रोसिटीज की गई हैं, क्या अत्याचार किए गए हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखती है ये ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। नेक्स्ट है एलिस बिलियस्की, ये देखो बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं, बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं और 1980 से ही कोशिश कर रहे हैं बेलारूस में डेमोक्रेसी आए। समझ गए? इसके बाद तीसरे नंबर पे है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये देखो वैसे तो इस्टाब्लिश की गई थी यूक्रेन में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आज के समय में 2014 के बाद से ही रशिया के द्वारा जो एट्रोसिटीज की जा रही है ना यूक्रेन में, उनको डॉक्यूमेंट करने का ये काम करती है, मतलब उनका रिकॉर्ड रखती है। देखो तीनों ने ही ना जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, चूंकि इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके काम किया तो तीनों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जैसे एलिस बिलियस्की जो है ना, इनको जेल में डाल दिया गया था 2011 से 2014 के बीच में। मतलब इन्होंने कोशिश की थी कि बेलारूस में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, उसके लिए इनको जेल में डाल दिया गया था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद 2020 में फिर से स्ट्रीट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए बेलारूस में सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था ना वो डिस्प्यूटेड था और उसमें चुन के आए थे कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो इनको पसंद नहीं करते। वो 6ठी बार जीते लगातार, तो बाद में फिर से इनको अरेस्ट कर लिया गया, अभी भी वो जेल में है बिना किसी ट्रायल के। इसके बाद बात की जाती है मेमोरियल की, जो रशिया में काम कर रही है, स्टेट एट्रोसिटीज को डॉक्यूमेंट करती है। इन्होंने देखो रशिया में स्टेट एट्रोसिटीज के बहुत पुराने रिकॉर्ड को भी संभाल के रखा है, जैसे जो स्टालिन के द्वारा किए गए थे। इनकी भी पुतिन के साथ बनती नहीं, मतलब 36 का आंकड़ा है, पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन इनको पसंद नहीं करता। तो लास्ट ईयर इस एनजीओ को डिसबैंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था रशिया की कोर्ट के द्वारा, और पिछले हफ्ते ही जज ने यह फैसला सुनाया कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को जब्त कर लिया जाए सरकार के द्वारा। और सबसे लास्ट में सीसीएल यानी जो
सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ हैं, ये यूक्रेन में काम कर रही है और रशियन एट्रोसिटीज़ को डॉक्यूमेंट करती हैं। ये देखो 24 फरवरी के बाद से ही इन्होंने सारे रिकॉर्ड संभाल के रखे हैं रशियन एट्रोसिटीज़ के यूक्रेन के अंदर। वार स्टार्ट होने के बाद, मतलब 24 फरवरी में वार स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद से रशियन एट्रोसिटीज़ के रिकॉर्ड संभाल के रख रही है ये ऑर्गेनाइजेशन CCL। तो वही बात है, सबको पीस प्राइज मिला है रशिया के अगेंस्ट काम करने के लिए, रशिया के अलाइ कंट्रीज जैसे बेलारूस के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो क्वेश्चंस भी उठे हैं कि पॉलिटिसाइज हो गया है ये अवार्ड। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। देखो इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा नए पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। कोलिशन ऑफ द वर्ल्ड, GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले बताया जाता है कि इंडिया के पास ना 3 ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेसिडेंसी होगी। कौन कौन सी? एक तो देखो SCO, UNSC या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तो अभी है। G20 की प्रेसिडेंसी भी जल्द ही इंडिया के पास होगी। तो ना एक प्रकार से इंडिया के पास मौका है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। एक तरफ USA के अलाइ कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है, इनका अलायंस है। चाइना कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहता है, जैसे एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक IMF के अगेंस्ट। और चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी चला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को अपने पाले में लिया जा सके। USA कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा ना हो, मेरी हेजमनी बरकरार रहे। मतलब वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इनस्टेबल और डिवाइडेड रहने वाला है आगे भी। तो इंडिया के पास मौका है, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप मिलेगी ना, कुछ वैल्यूज़ पर फोकस करवाने का। जैसे नंबर 1 है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड एक है, वोल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ये हमेशा से इंडिया की एंशिएंट वैल्यूज़ रही हैं कि एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए, मानवता, कॉमन वैल्यूज़ पे फोकस होना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, ये एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना, इंडिया इन पे फोकस करवा सकता है इस डिवाइडेड वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप का फ़ायदा उठाते हुए। तो इंडिया हमेशा से जो ग्लोबल पावर, बड़ा पावर बनना चाहता था ना, तो वो पोजीशन इंडिया हासिल कर सकता है इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप में, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेसिडेंसी में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।